नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आपका इसमें स्टैट का एग्ज़ाम है या फिर सीटेट या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम है जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। और आज की जो वीडियो इसमें जो हम ये यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले जो एग्ज़ाम में थे तो उसमें जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और एक बार जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं उसकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है या फिर उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है और इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं, और उसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, या फिर आप रीडिंग लवर्स या @रीडिंग लवर्स नाम से भी अगर आप जो सर्च करेंगे तो उसके बाद भी आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए और जीके क्वेश्चनों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन, योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है, और यहाँ पर जो है आपको भी इसमें अपना आंसर देखने का मौका दिया जाएगा, जिससे आपको भी अंदाजा हो जाए कि कौन सा आंसर यहाँ पर सही रहेगा। छात्र ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं वे भेदों को स्वीकार नहीं करते। विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। विद्यार्थी सम समूहों में बेहतर सीखते हैं। अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए। तो योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में, और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन 2A। विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। योग्यता एवं योग्यता ये समूहीकरण की दो चीज़ें हैं। एक में किसी के बौद्धिक स्तर और दूसरे में उच्च बौद्धिक स्तर के लोगों का एक एकत्रीकरण है। उच्च बौद्धिक स्तर वाले लोगों का एकत्रीकरण शिक्षा अधिगम व्यवस्था में लाभकारी होता है, और इसमें न केवल विद्यार्थी समूह को लाभ मिलता है बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रणाली या शिक्षण व्यवस्था के संदर्भ में शैक्षिक दृष्टिकोण का भी पता चलता है। और इस तरह व्यवस्थित एवं तार्किक शिक्षा को बनाए रखने के लिए एक अध्यापक को विभिन्न योग्यता वाले समूहों को एकत्रित करके बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर एक सही है, वो आपने बताना है। रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धियों का श्रेणीकरण। रचनात्मक आकलन करते समय शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है, इसी प्रकार इसके विपरीत है। संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। तो यहाँ पर एक सही कथन है, और सही कौन सा है, तो ये ऑप्शन 3 यहाँ पर रहेगा कि रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसके विपरीत भी हो सकता है। तो छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन रचनात्मक और संकलनात्मक दोनों रूपों में होता है। रचनात्मक मूल्यांकन फीडबैक प्रदान कराता है जो विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्ति की त्रुटियों को समझने और उन्हें दूर करने में सहायता देता है। संकलनात्मक आकलन छात्र की कुल उपलब्धियों का ब्यौरा देता है। दोनों एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं, अर्थात संकलनात्मक आकलन से रचनात्मक आकलन का मूल्यांकन और रचनात्मक आकलन से संकलनात्मक मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, एक अध्यापक या फिर अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र कंसेप्ट में आपका निर्माण करने को कहता है। तो वह इनमें से है। छात्रों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रही है। छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शिक्षकों के विकास का प्रयास कर रही है। विद्यार्थियों की स्मृतियों को धीमी गति से जागृत कर रही है। यह रचनात्मक आकलन यहाँ पर कर रही है। तो यहाँ पर जो इसमें रहेगा ये है ऑप्शन 4 में, रचनात्मक आकलन कर रही है कि एक अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबिंबित करते हुए
संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहती है। संकल्पनात्मक मानचित्र जो अपनी सोच से आप समझ सकते हैं कि उनसे कह दिया गया कि तुम जो अपने अनुसार एक मानचित्र बनाओ, तो वो जो यहाँ पर कहा गया है। रचनात्मक आकलन के समय अध्यापक या अध्यापिका बच्चे की मानसिक रचनाशीलता, उसकी सोचने की शैली एवं बौद्धिक विस्तार का परीक्षण करती है। साथ ही कक्षा के दौरान पढ़ाए गए पाठ्यक्रम, विषय वस्तु के संदर्भ में उसकी सोच और उसकी विषय वस्तु की पकड़ आदि का मूल्यांकन भी किया जाता है। तो उनसे इस प्रकार के कई परीक्षण भी किए जाते हैं, जिसमें रोसा परीक्षण जो है, जिसमें एक कागज़ होता है और उसको मोड़ा जाता है, उसके अंदर सही डाली जाती है, उसको दोबारा से मोड़ा जाता है, उसके ऊपर जो आकृति बनती है, फिर उसके ऊपर यह कहा जाता है कि तुम ये चित्र जो आपको आकृति यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि सबकी आकृति अलग अलग हो सकती है, तो अपने दिमाग के अनुसार जो आपको यहाँ पर चित्र आकृति दिखाई दे रही है, तुम उसके ऊपर वाक्य बनाओ। तो इस प्रकार के कुछ कार्य दिए जाते हैं जिनसे बुद्धि उसके बारे में पता लगता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनः संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना, वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पत्ती का निर्माण करना, आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। तो इनमें से कौन सा ब्लूम के पुनः शोधित वर्गीकरण के मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? और यह है ऑप्शन 4 वाला, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। तो ब्लूम का वर्गीकरण शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण उद्देश्य हेतु प्रतिपादित किया गया था, और इस वर्गीकरण के अंतर्गत बालकों की शिक्षा के लिए अनेक प्रकार की शिक्षा और विशारदों के द्वारा शिक्षण व्यवस्था को स्थापित करने के लिए योजनाओं का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन 4 जैसे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आघात्मकता या शौक आप कह सकते हैं। इसका कई बार इंग्लिश में शब्द समझ में आ जाता है, क्योंकि हम ज़्यादातर इंग्लिश वाले शब्द बोलते हैं। तो साइड में जो इंग्लिश में जो दी गई होती है, आप एक बार अगर कोई शब्द आपको हिंदी में याद नहीं आता है, तो एक बार आप इंग्लिश में भी उनके ऊपर नज़र मार सकते हैं। हो सकता है आपके इंग्लिश वाला याद हो और हिंदी वाला ना याद हो। तो विद्यार्थियों के द्वारा स्वीकृति हेतु आघात्मकता, शोक व क्रोध का प्रयोग करना, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व या समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं। और इसमें रहेगा ये ऑप्शन 3 वाला, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो ये जो समावेशी जो शिक्षा होती है, इसका तात्पर्य है समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समिट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। तो समावेशी शिक्षा जो है, इससे आप समझ सकते हैं उसमें सभी, चाहे कोई गरीब है, अमीर है, या कोई बीमारी वाला है, या किसी भी तरीके से आप कह सकते हैं सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना। तो वंचित शिक्षार्थियों की शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को समावेशी शिक्षा प्रणाली को लागू करने एवं उनकी सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लेने की अपेक्षा की जाती है। तो छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो यहाँ पर इसका सही आंसर लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? परिणामकारी वाक से, लंबित वाक, अनुश्रुत वाक या प्रवर्धित वाक से। जैसे यहाँ पर कुछ ये वाक शब्द आए हैं, तो संस्कृत वाले को जो पता है यहाँ पर वाक क्या होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिन्हें पता नहीं होता, तो ये इंग्लिश जो इसमें आप नज़र मार सकते हैं, स्पीच मतलब वाक बोलना। तो इनमें से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? और ये पद्धति जो है यहाँ पर प्रवर्धित वाक्य से कहा गया है। तो हकलाने की समस्या जो बालकों में न केवल आत्मविश्वास की कमी को जन्म देती है, बल्कि संवेगात्मक अस्थिरता को भी जन्म देती है। आपने देखा होगा क्लास में अगर किसी बच्चे को खड़ा करके जब उसे पूछा जाए, कोई क्वेश्चन पूछ ले जाता है, तो या तो वो जो है धीमी आवाज़ में बोलेगा या फिर रुक रुक के बोलेगा। तो इसका मतलब है कि उसके सही से याद नहीं है, आत्मविश्वास की कमी है। तो इस कारण से जो इस तरीके से बोलता है। तो इस समस्या को प्रवर्धित वाक पद्धति का उपयोग करके समाप्त किया जा सकता है, और साथ ही विशेष शब्दों का बार बार उच्चारण करवाकर भी इसका जो निदान है वो संभव है। तो प्रवर्धित वाक जो यहाँ पर रहेगा हकलाने से। नेक्स्ट है यहाँ पर सीखने में असक्त जो डिसेबल वाले जो हैं,
बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना, गैर अधिगमनात्मक तकनीक जैसे तत्काल सूचनात्मक, बुद्धिपूर्वक गवेषणा और सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंधित है? उपचारात्मक प्रत्युत्तर, अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप, संग्रथित अधिगम या हस्तक्षेपी अधिगम। और इसका जो यहाँ पर संबंध लिया गया है तो ये ऑप्शन 3 में हमारा रहेगा, संग्रथित अधिगम से। कुछ छात्र पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने, गणित एवं तर्क शक्ति को समझने आदि में अशक्त और कमजोर होते हैं। उनमें तत्काल समझता के गुण गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मक, बुद्धिपूर्वक गवेषणा और सामग्री प्रबंधन आदि के संदर्भ में संगठित या सन्निहित अधिगम की आवश्यकता होती है। तो ये 3 जायज़े माना गया है ऑप्शन 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, एक समावेशी कक्षा वह होती है जहाँ समस्याओं का अधिक से अधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए विविधतापूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभव हेतु प्रवेश का निर्माण करते हैं। जब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है तब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं। तो एक समावेशी कक्षा, इस शब्द के ऊपर आपने ध्यान देना है कि समावेशी कक्षा से क्या अर्थ लिया गया है। इसका जो अर्थ है यहाँ पर ऑप्शन 2 में रहेगा कि अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए विविधतापूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभव हेतु प्रवेश का निर्माण करते हैं। तो ये जो समावेशी कक्षा जो होती है इसके अंतर्गत न केवल बालक के समाजीकरण को मजबूत करना है बल्कि उसके भविष्य की योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करते हुए शिक्षित भी करना है। तो इसे ये समावेशी शिक्षा है और इसके लिए अध्यापक की भूमिका बहुत जरूरी होती है। इस हेतु अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए विविधतापूर्ण व सार्थक प्रवेश का निर्माण करते हैं और समावेशी कक्षा के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। तो ये जो यहाँ पर समावेशी है जिसमें बच्चे को जो है मजबूत जो किया जाता है भविष्य की योजनाओं के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, इनमें से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है? असाइनमेंट पर प्रदत्त कार्य मतलब असाइनमेंट प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त कर देना, नए विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास उसे अपनी समवयस्क साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके और साथ वह व्यस्त भी रह सके। तो प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए क्यों उपयुक्त है? और इसका जो आंसर रहेगा ये ऑप्शन 1 में रहेगा कि विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। तो ये जो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होती है इनकी कुशलता एक उच्च समन्वय के रूप में होनी चाहिए और उनके समन्वय में प्रत्येक विद्यार्थी एक सकारात्मक वातावरण में रहकर अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करता है, क्योंकि विज्ञान की एक आदर्शात्मक पुस्तक के निर्माण के लिए विभिन्न विषयों के मूल तत्वों एवं विज्ञान के मानदंडों को पूरा करने के लिए एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही उचित एवं कुशल नेतृत्व का संपादन कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, विद्यालय छोड़ने वाले शिक्षार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों के द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा हुआ है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? बच्चों से भलीभांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों की संवेदनशीलता न होना। जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का न होना। विद्यालय में सहपाठ और शौचालय जैसे आधारभूत सेवा का अभाव होना या अध्यापक को सम उपयुक्त योग्यता वाला न होना तथा उन्हें कम आय देना। तो इनमें से एक कौन सा कारण है जिसके कारण जो बच्चे विद्यालय छोड़ रहे हैं? और इसका जो यहाँ पर कारण जो यहाँ पर माना गया है तो ये रहेगा ऑप्शन 2 वाला कि जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का न होना। तो विषय सूची की अनुकूलता का न होना। एक कठिन शिक्षा प्रणाली की अनिवार्यता स्कूली स्तर पर विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने पर मजबूर करती है और वस्तुतः एक अनिवार्य विकल्प का होना जरूरी है, क्योंकि एक विकल्पात्मक पाठ्यचर्या के होने से विद्यार्थियों के मध्य कठिन विषय सूची के प्रति जो डर है वह समाप्त हो जाएगा। तो ये विकल्पात्मक जो है ये यहाँ पर इसमें माना गया है।
नेक्स्ट हमारे यहाँ पर अधिगम अक्षमताएं सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। समय व हस्तक्षेप के स्वरूप के उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती है। वस्तुपरक तथ्य तथा संस्कृति की इनमें कोई भी भूमिका नहीं, पठन अक्षमता के पर्याय हैं। और इसमें रहेगा ऑप्शन 1 हमारा, सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। तो अधिगम अशक्तता वाले बालकों में अनेक प्रकार की बीमारी होती है, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्थीमिया, डिसमोर्फिया, तो ये पाई जाती हैं। और इन बालकों के परिवार के वातावरण को सुधार कर इनके प्रति सकारात्मक व्यवहार अपनाने के लिए भी सभी को प्रेरित किए जाने की आवश्यकता होती है। इस तरह की समस्याएं सामान्य विद्यार्थियों में तो पाई जाती है, साथ में उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। तो ये ऑप्शन 1 रहेगा, सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है। कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है। तो समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल होते हैं जिनमें परिवर्तनशील और लचीली पाठ्यचर्या होती है। तो समस्या समाधान के लिए विद्यालयों की भूमिका एवं कक्षा में अध्यापक या अध्यापिका की भूमिका जो है बहुत जरूरी बताई गई है। अक्सर देखा गया है कि पाठ्यक्रम की कठिनता एवं दुरूहता की वजह से विद्यार्थी स्कूल छोड़ने लगते हैं, किंतु जिन विद्यालयों में परिवर्तनशील या लचीली पाठ्यचर्या मौजूद रहती है वहाँ पर समस्याओं का समाधान जल्दी होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर समज्ञानात्मक परिशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं। कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है। तो समज्ञानात्मक परिशिक्षुता और शैक्षिक संवाद इनका जो संबंध माना गया है ये ऑप्शन 3 में रहेगा। अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। तो समज्ञानात्मक विकास प्रशिक्षण का तात्पर्य शिक्षा प्रणाली के दौरान सीखने एवं सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। इसके अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है। समज्ञानात्मक प्रशिक्षण एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है और यह अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर जो अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता या चाहती है तो उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है। यहाँ पर जो विद्यार्थियों की त्रुटि में सुधार करना चाहती है तो यहाँ पर सही आंसर है, सही मार्ग आप वो बताना है कि उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्यतः अर्थ या अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती हैं। अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती है तो उससे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए। उसे अपने विद्यार्थियों के प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए। इसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े। उसे बार बार की जाने वाली तथा सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ये ऑप्शन 1 को माना गया है। कुछ शब्द जो आंसर में ऐसे दिए गए होते हैं जो जिसके कारण आपका आंसर सही नहीं होता है, जैसे यहाँ पर नहीं वाला है, देर तक बैठना, कम बार होने वाली। तो कुछ शब्द ऐसे दिए गए होते हैं जो अगर आप उनकी तरफ ध्यान दें तो आप जो आंसर आसानी से इसमें जांच सकते हैं। तो इसी कारण से ऑप्शन 1 यहाँ पर ये माना गया है। अध्यापक या अध्यापिका का कार्य विद्यार्थियों को सही मार्ग का अनुसरण कराना है। कक्षा में की जाने वाली गलतियाँ विद्यार्थी की शिक्षा प्रणाली और उसके सीखने के क्रम को प्रभावित करती हैं, किंतु अध्यापक या अध्यापिका यदि उन गलतियों में संशोधन करते रहे तो विद्यार्थी एवं सीखने एवं आगे बढ़ने की क्षमता का विकास होता रहेगा। तो इस कारण से ऑप्शन 1 यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर ये नहीं में पूछा गया और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे नहीं वाले। तो कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। अगर आपको इस प्रकार से समझ में नहीं आता है कि नहीं है तो इसको काटकर आप ये इसमें देखें कि कौन सा है, तो वे है वाले आप अलग कर ले और उसके बाद जो नहीं बचेगा वो आपका सही रहेगा। तो कौन सा इसमें भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है। भावनाओं की आलोचना, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, भावनाओं के प्रति जागरूकता या भावनाओं का प्रबंधन।
तो इसमें जो रहेगा ये है ऑप्शन 1 वाला, भावनाओं की आलोचना। ये शब्द आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आलोचना जो शब्द है ये आया है। तो हम किसी की आलोचना नहीं कर सकते हैं, किसी की कमी देखना या किसी को बुरा भला कहना, तो इस कारण से इनमें एक नहीं है और ये वाला है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें अर्थ छिपा होता है। तो कौन सा कौशल है, भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है, भावनाओं की आलोचना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंधित है? अनुकूलन के स्तर से, विचारों के घनत्व से, समय अंतराल या भावनाओं की पराकाष्ठा से। और इनमें जो सही आंसर जो माना गया है तो ये अनुकूल स्तर से माना गया है। तो देविका और राजेश दोनों के भावात्मक मानसिक स्तर अलग अलग हैं। दोनों के मूल्यांकन के दौरान अनेक प्रकार के तत्व विभिन्न विद्यार्थियों के संदर्भ में दृष्टिगत होते हैं। एक आकलन करते समय कुछ तत्वों का सामना करते हुए उत्तेजनापूर्ण व्यवहार का प्रगतिकरण करता है जबकि दूसरा अनुत्साही उत्तेजना का प्रगतिकरण करता है। वस्तुतः दोनों के भावात्मक अनुभव के अनुकूलन का स्तर अलग अलग है, इसी की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजना आरंभ की। इनमें से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? समज्ञानात्मक, मानवीय, व्यवहारवादी या समाज सांस्कृतिक। तो भारत सरकार ने जो प्राथमिक विद्यालय के लिए मध्याह्न भोजना ये प्रारंभ की, तो कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? और यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन 3 हमारा, व्यवहारवादी। तो ये जो मध्याह्न भोजन जो है, मिड डे मील, तो इस योजना की शुरुआत जो है सुविधाहीन वर्गों से संबंधित बच्चों के स्कूल में प्रवेश, उपस्थिति, प्रतिधारण एवं अध्यापन स्तरों में सुधार के प्राथमिक जो शिक्षा है इसके व्यापीकरण को बढ़ाने के लिए की गई थी। और इन सभी कार्यों में व्यवहारों का रूप व्यवहारवादी है, जो कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के साथ साथ कुपोषण की समस्या को भी समाप्त करने से संबंधित है। तो मिड डे मील जो है इसलिए शुरू किया गया था ताकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भोजन नहीं कर सकते हैं, तो वो किसी उद्देश्य से आए, चाहे वो भोजन करने के लिए आए लेकिन स्कूल में और वहाँ पर जा कुछ ना कुछ सीख कर जाए, तो इसलिए जो मिड डे मील जो शुरू किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? रचनावादी, सामाजिक रचनावादी, व्यवहारवादी या पारिस्थितिकी से। और इसका जो यहाँ पर संबंध जो माना गया है तो ये रहेगा सामाजिक रचनावादी से। तो बच्चों का प्रारंभिक विद्यालय उनका घर, उनके आसपास का माहौल होता है। सबसे पहले जो बच्चा सीखता है वो अपने परिवार से सीखता है, उसके बाद उनके पास का जो आस पड़ोस जो होता है वहाँ पर सीखता है किस प्रकार के वहाँ पर माहौल है, उसके बाद फिर जो विद्यालय में रहता है। तो इन सभी का प्रभाव जो एक बच्चे के ऊपर पड़ता है, और जिसमें पल भर कर उनके मानसिक स्तर का विकास होता है। और साथ ही उनके घर के वातावरण का अध्ययन करके यह पता लगाया जाना आसान होता है कि उनका व्यवहार कैसा है और दृष्टिकोण किस विकास को प्रदर्शित करता है। ये समस्त तथ्य सामाजिक रचनावादी सिद्धांतों के अंतर्गत समाहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सबसे अधिक लाभकारी हो सकता है? ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना। तो यहाँ पर कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन से उपाय सबसे अधिक यहाँ पर लाभकारी है? ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना, बच्चे को ध्यान को स्फूर्तियुक्त बनाने के लिए बीच बीच में से अवकाश देना, बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना, बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। तो यहाँ पर कौन सा उपाय सबसे अधिक लाभकारी है? तो यहाँ पर अब आप इसमें देख सकते हैं कौन सा आपको इनमें से सही आंसर लग रहा है। और सही आंसर कौन सा है? तो ये ऑप्शन 4 वाला, कि बच्चे को उस जगह बैठाया जाए जहाँ कम से कम उसका ध्यान भंग हो।
तो कक्षा में अध्ययन के दौरान ध्यान न देने वाले बच्चों को स्थान पर बैठाना लाभकारी होता है जिस स्थान पर सबसे कम ध्यान भंग हो, क्योंकि इस बीमारी से ग्रसित बच्चा किसी भी बिंदु पर अपना ध्यान को केंद्रित करने में समर्थ होता है, क्योंकि अपने आसपास के वातावरण में घटित घटनाओं की तरफ उसका ध्यान केंद्रित हो जाता है। अतः कम ध्यान भंग करने वाले स्थानों पर बिठाकर उसका ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे यहाँ पर ये कुछ ग्राफ वगैरह दिया गया है। तो जीन पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। तो यहाँ पर एक कुछ ग्राफ हैं जो विकास को सही दिखाते हैं, तो इनमें से कौन सा है। और विकास को जो यहाँ पर दिखाने वाला माना गया है तो ऑप्शन 3 जो हमारा इसमें रहेगा। तो ये जो ग्राफ यहाँ पर इसमें सही है। तो ये जो जीन पियाजे जो है, तो ये जो जीन पियाजे जो हैं स्विट्जरलैंड के एक ये मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने अपने विकासात्मक सिद्धांत को बालकों के विकास की अवस्था को आयु के विकास के साथ जोड़ते हुए संपादित किया था। और उन्होंने इस सिद्धांत में बताया था कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उन्हें मानसिक विकास में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती गई। उन्होंने अपने सिद्धांत के प्रथम चरण को इंद्रियजनित कामक अवस्था, दूसरे का पूर्व सैकर्यात्मक अवस्था, तीसरे का मूर्त सैकर्यात्मक अवस्था और जो चौथा है उसे अमूर्त या औपचारिक सैकर्यात्मक अवस्था कहा है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 4 अवस्थाएं जैन के द्वारा बताई गई हैं। ये विकास जो इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर जो कुछ ये ग्राफ भी दिए गए हैं, जैसे ये वाला है, इसका नाम है समान निष्पादन वक्र। इस वक्र को रेखीय त्वरण वक्र कहा जाता है। इस वक्र का आकार एक सीधी रेखा के समान होता है और इस तरह के वक्र में प्रत्येक प्रयास में सीखने की मात्रा या निष्पादन समान रहता है। तो जैसा शुरू में है ऐसे लास्ट में है, ये सीधी रेखा इस प्रकार से। और ये वाला जो है यहाँ पर इसका नाम है वर्धमान निष्पादन वक्र। इस तरह का वक्र तब बनता है जब प्रारंभ के प्रयास में सीखने की गति धीमी होती है और फिर बाद के प्रयास में उसकी गति तीव्र हो जाती है, जिसके फलस्वरूप अधिगम वक्र तेजी से ऊपर की ओर उठता है। तो वो इस प्रकार का दिखाया गया है यहाँ पर। और ये वाला जो यहाँ पर है यह है ह्रास निष्पादन वक्र। इस तरह के वक्र से पता चलता है कि प्रारंभ के प्रयास में सीखने की गति तेज होती है लेकिन धीरे धीरे जाओ कम होती जाती है। तो ये इस प्रकार का है। और एक और आ जाता है एग्जाम में ये एस वाला, ये इस प्रकार का। तो इसका मतलब है कि शुरू में सीखने की गति तेज होगी, बीच में वो कम हो जाएगी और फिर दोबारा से वो जा तेज हो जाएगी। तो इस प्रकार का वक्र जाए ऐसा कार्य वक्र जाए से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। तो उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया है। विकास निरंतर होता रहता है। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। यह विकास की प्रक्रिया एक परिवर्तनीय प्रक्रिया है। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन 3 है हमारा। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। तो विकास एक प्रक्रिया है बिना प्रथम चरण पूरा किए द्वितीय एवं तृतीय चरण का संपादन। क्योंकि वर्ग को बनाने में 4 भुजाओं की समानता का ध्यान रखना जरूरी है, अतः वर्ग से पहले किसी बच्चे को कोई ज्यामितीय आकृति, गोले का चिन्ह और आयत की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि क्रमबद्ध विकास के माध्यम से ही संभव है। और यह तथ्य हीरे की आकृति को बनाने के संदर्भ में भी लागू होगा। इसी तरह यह सीधे यहाँ पर होता है कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। क्योंकि जो वर्ग बनाने में अगर कठिनाई आ रही है तो वो हीरा जो है उसको बनाने में भी से कठिनाई आएगी जब तक उसे रेखाओं का ज्ञान ना होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं प्रवेश की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है।
विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं प्रवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्ति संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। प्रवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं प्रवेश की भूमिका का संदर्भ, और इसके संदर्भ में जहाँ पर सही क्वेश्चन जो है ये ऑप्शन हमारा 1 रहेगा। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं प्रवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील है। वंशानुक्रम या आनुवंशिकता माता पिता के द्वारा संतान में होने वाले गुणों का संक्रमण है। प्रत्येक प्राणी अपनी जातीय विशेषताओं के आधार पर शारीरिक मानसिक गुणों का हस्तांतरण अपनी संतानों में करते हैं। इस प्रकार पर्यावरण के संदर्भ में भी देखा जाता है कि बालक अपने आसपास के पर्यावरण से बहुत सी चीज़ों को ग्रहण करते हैं जो कि वंशगत प्रभाव से अलग सापेक्षिक रूप में प्रतीत होते रहते हैं। ये दोनों तथ्य विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सापेक्षिक प्रभाव को परिवर्तनशील व्यवस्था के अंतर्गत प्रदर्शित करते रहते हैं। तो ऑप्शन 1 जो यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है, जिसमें निहित है परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण, मूल्य व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन, बलात्मक अधिगम चिंतन एवं समकक्षा साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार, अंतःक्रिया व सामग्री के द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंधित औपचारिक संकेत। तो समाजीकरण के संदर्भ में यहाँ पर जो इसमें सही आंसर जो ऑप्शन रहेगा हमारा 4 ये अंतःक्रिया व सामग्री के द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंधित अनौपचारिक संकेत। तो विद्यालय समाजीकरण की पूर्व पीठिका का निर्माण करते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, बातें करना, सामान प्रदर्शित करना, ये सभी विषय विद्यालय के अंतर्गत समाजीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभिक बिंदु हैं। और इन सभी बिंदुओं के मध्य न केवल अंतःक्रिया चलती रहती है, बल्कि सामग्रियों के आदान प्रदान से शिक्षा प्रणाली से अलग एक अनौपचारिक समाजीकरण की व्यवस्था दृष्टिगोचर होती है। और यही सभी चीज़ें विद्यालय में प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष रूप से संपादित होती हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारे यहाँ पर, इनमें से कौन सा निहितार्थ जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है, जीन पियाजे का कौन सा सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये जो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कौन सा इनमें से नहीं निकाला जा सकता, अब यहाँ पर नहीं में पूछा गया है। खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता या व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति। और इसमें से कौन सा है, तो ये ऑप्शन 2 है, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो ये जो जीन पियाजे जो है इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत 4 जो चरण हैं इनकी चर्चा की है। कौन कौन से हैं, जैसे प्रथम इंद्रिय जनित गामक अवस्था, वह बच्चों के अनुकरण, स्मृति और मानसिक निष्पन्न की बात करते हैं, जो बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता को बताते हैं। दूसरी अवस्था या चरण में जीन पियाजे पूर्व से क्रियात्मक अवस्था का जिक्र करते हैं और बालक में अपने प्रवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने के लक्षण की बात करते हैं। तीसरा जो चरण है इसमें जीन पियाजे अपने मूर्त से क्रियात्मक अवस्था का जिक्र करते हुए बच्चे की खोजपूर्ण अधिगम की स्थिति को वर्णित करते हैं। और चौथी जो अवस्था है इसमें जीन पियाजे ने अमूर्त से क्रियात्मक अवस्था का जिक्र किया है। तो 4 ये अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। सभी संस्कृतियों से संबंध, चरणों की सर्वभाव श्रृंखला, विभिन्न चरण एक गैर पद अनुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है न कि सामान्य प्रतिमान। और इसमें रहेगा ऑप्शन 1 हमारा, सभी संस्कृतियों से संबंध, चरणों की सर्वभाव श्रृंखला। तो बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने अनुसंधानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिकता या चरित्र के विकास की कुल निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं, जो कि सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला को प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये भी बन जाता है, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंधित जटिल प्रयोजनों पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। अध्यापक केंद्रित सामाजिक
रचनात्मक, पारंपरिक या रचनात्मक, और यह है सामाजिक रचनात्मक। तो विद्यालय सामाजिकरण की पूर्व पीठिका का निर्माण करते हैं। कक्षा में मौजूद शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य एक मजबूत और तार्किक अंतःक्रिया का संपादन होता है। अध्ययन के समय विद्यार्थी का न केवल सामाजिक विकास होता है बल्कि उसमें रचनात्मक मूल्यों का भी निर्माण होता है, और इन दोनों व्यवस्थाओं के मध्य शिक्षण अध्ययन प्रणाली संपन्न होती है, और वास्तविक सांसारिक समस्याओं के संदर्भ में अंतःक्रिया के माध्यम से दोनों एक दूसरे के अनुभवों से लाभान्वित होते हैं। तो दोनों को लाभ होता है यहाँ पर, तो सामाजिक रचनात्मक ये माने गए हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय कि सभी छात्र बिना किसी भेद के समान पद्धतियों सामग्री से शिक्षा प्राप्त करें। ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो, उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। किसी भी जाति, पथ, रंग, क्षेत्र के धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा को प्राप्त करें, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके। तो समान शैक्षिक अवसर से जो अभिप्राय यहाँ पर लिया गया है, और यह है ऑप्शन 2 में। ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो और उनके भविष्य के कार्यों में भी सहायक हो। तो शिक्षा प्रणाली का जो मूल उद्देश्य न केवल समाजीकरण की आरंभिक प्रक्रिया को शुरू करना है बल्कि बालक में कुशलता का रोपण करना भी है। और प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली में इन 2 बिंदुओं के अतिरिक्त बालक के विषय की योजनाओं के संदर्भ में समन्वय शिक्षा व्यवस्था का भी जिक्र किया गया है, जो न केवल बालक की जीवनचर्या के लिए अनुकूलतम हो बल्कि उनके विषय की कार्यों में भी सहायक हो। और इस शिक्षा के अंतर्गत प्रोजेक्ट विधि, समस्या विधि जैसी शिक्षण पद्धतियों को अपनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर ये जो भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जिन पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है। तो इनमें कमतर जो है कौन सा आंका गया है। अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी के द्वारा सक्रियात्मक रचना, अनुमानसिकता या सामाजिक अंतःक्रिया। और इसमें माना गया है ये ऑप्शन 4 को, सामाजिक अंतःक्रिया को। तो ये जो जिन पियाजे जो है इनके अनुसार प्रत्येक बालक अपने अनुभव को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होता है, और वे यह जानने के लिए प्रयत्नशील होते हैं कि उनके विचार किसी से समानतापूर्वक मेल खाते हैं या नहीं। भाषा विकास के क्रम में अनुवांशिकता सहायक तथ्य के रूप में कार्य करती है, और इसी तरह अभी रचनाशील का उनका अहम केंद्रित संवाद उनके भाषा विकास के क्रम को बल देता है, और इनके माध्यम से उनमें अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। तो सामाजिक अंतःक्रिया यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बीने का जो बुद्धिमापन सिद्धांत है, इसमें 130 अंक पाए हैं। तो उनमें से 11 वर्षीय बच्चों को प्रतिशत की गणना कीजिए जिनमें से इन बच्चों ने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। तो ये फार्मूला है यहाँ पर, और इसमें राइट ऑप्शन 3 वाला है। Z बराबर x-4 बटे, और तो इस प्रकार से जो यहाँ पर निकाले गए हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्टनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। विभिन्न बुद्धियाँ अपने स्वरूप में पद अनुक्रमात्मक हैं। अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। तो इसमें से बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन किया गया है, और ये रहेगा ऑप्शन 3 वाला। मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। तो बुद्धि के अनेक प्रकार के सिद्धांतों के अंतर्गत हार्वर्ड गार्टनर बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक थे। उन्होंने माना था कि बुद्धि का बहुआयामी होना निश्चित तौर पर संभव है, और उनका यह मानना था कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण योग्यता को। और उनका मानना था कि बहुआयामी बुद्धि होने के कारण ही कुछ लोग कई प्रकार के कौशलों से निपुण होते हैं। तो दोस्तों थे हमारा आज के यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।